बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ, हम साथ हैं तुम्हारे। एक और दिन आपके साथ ताकि आपको आगाही दे सकें, सैलाब के हवाले से आपको अपडेट दे सकें कि कहाँ पर इस वक्त भी मुतासरीन मौजूद हैं और मुतासरा इलाके कौन कौन से हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहले मैं उनसे तारुफ़ करवाऊँगी, उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि वो मेडिकल के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं और मेडिकल इशूज़ अब बढ़ते चले जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है इस पर मज़ीद काम करने की। देखिए, बेसिक नेसेसिटीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसपे टेंट्स हैं, खुराक है, साथ में आपके रहने का जो जगह है वो, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल जो है उसकी भी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ जो आज मेहमान हैं मैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं ताहिर मेडिकल सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। ताहिर मेडिकल सेंटर इस पर काफ़ी काम कर रहा है सैलाब ज़दगान के लिए आपके सेंटर में, बल्कि काफ़ी जो है जो सैलाब से मुतासरा लोग भी हैं, बीमार हैं, उनको भी आपने अकोमोडेट किया हुआ है। तो आप बताइएगा कि इस वक्त कौन कौन से मेडिकल इश्यूज़ आप ये समझ रहे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं, जिन पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। फिर हम आएंगे कि आपने क्या क्या काम किया और मज़ीद आप आगे क्या काम करने वाले हैं। जी अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हम लोग केसेस में हाइक देखी हमने, वो सबसे ज़्यादा है डेंगी। आजकल आपने देखा होगा जनरली हमारे कराची में भी, और अगर इंटीरियर सिंध से भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो जो हमारा राइज आया ना केसेस में, वो आया डेंगी में। और डेंगी के साथ एक पैरेलल चीज़ जो है वो है डिक्लाइन इन द प्लेटिलेट्स। अब प्लेटिलेट जो डिक्लाइन है उसका रिलेशनशिप बनता है डायरेक्ट मेगा यूनिट से, तो एक प्रोसेस है ये। अब सबसे ज़्यादा तो नीड जो है ना, वो सबसे पहले डेंगी को कोप अप करना पड़ेगा हमें। और सेकंड इशू जो है ना वो है मीजल्स, खसरा। मीजल्स वैसे ही बहुत है इंटीरियर में, अब इस वजह से जो पानी हमारा रुक गया, जो ड्रेन नहीं हो रहा, इस वजह से और केसेस बढ़ गए हैं मजीद। और डेंगी बढ़ने का भी रीज़न है कि पानी हमारा स्टोर हो गया है, पानी का कोई ड्रेनेज है नहीं, जिस वजह से डेंगी के केसेस बढ़ रहे हैं। अब जो डेंगी के केसेस बढ़ रहे हैं वो कराची में बढ़ रहे हैं, अब इंटीरियर से भी वहाँ से केसेस लाए जा रहे हैं। तो वैसे ही कराची के हॉस्पिटल जो है वहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं है, अब मजीद और पेशेंट्स का फ्लो बढ़ रहा है। तो एक सबसे बड़ा ये डिलेमा जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो कराची की जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, सबसे ज़्यादा एक डिलेमा जो फेस करी, वही सबसे बड़ा डिलेमा है जो डेंगी के केसेस में हाइक आई है। इसके अलावा जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें ये है कि मलेरिया और गैस्ट्रो के भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं, जिसकी वजह से शदीद बच्चों को जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं जो न्यूनेट्स हैं या इन्फेंट्स हैं, उनको एक सबसे ज़्यादा जो मसला है वो है परसिस्टेंट वॉमिटिंग। एक होती है वॉमिटिंग नॉर्मल यूजुअल वॉमिटिंग तो ये होती है कि मुझे दिन में 2 से 3 एपिसोड्स हो गए, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल वॉमिटिंग। इसके बाद आती है परसिस्टेंट वॉमिटिंग। परसिस्टेंट वॉमिटिंग में क्या होता है कि पेशेंट्स को लगातार, मतलब दिन में मोर देन 10 एपिसोड्स हो रहे हैं, उससे क्या होता है, उसको AGE हो जाता है। AGE स्टैंड्स फॉर एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस, जिससे होता है आपके गैस्ट्रिक इश्यूज शुरू हो जाते हैं। गैस्ट्रिक इश्यूज के बाद फिर आपको उसका बड़ा वर्कअप करना पड़ता है, उसकी एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, उसकी कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल नहीं है अभी, तो उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए यू नीड अ वर्कअप। तो वर्कअप के लिए सारे इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद है, तो पेशेंट्स को वहाँ से यहाँ मार्च किया जा रहा है एक्चुअली। आई डू एग्री विद यू, गैस्ट्राइटिस के इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, मलेरिया काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा ये कि आप लोगों ने वहाँ क्या क्या इकदाम किए, क्या क्या आपने मेडिसिन भेजी और अभी भी किस तरह से काम कर रहे हैं, स्पेशली इंटीरियर सिंध के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो नीड है हमारी नेशनल मेडिसिन पैरासीटामोल है। सबसे पहले तो वहाँ पे जो स्कार सिटी वो मेडिसिन की है। पहले हमने मेडिसिन की एक चेकलिस्ट बनाई, एक मेडिसिन की लिस्ट डेवलप की ना। एक स्ट्रेटेजी तो यही बनाता है इंसान के, पहले पता हो कि मुझे क्या क्या लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहिए। हमने इसको जॉट डाउन किया, एक लिस्ट फॉर्म में लेके आए, ताकि हमें पता हो कि क्या क्या चीज़ें स्कार्स हैं वहाँ पे। फिर हम लोगों ने वहाँ की एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री चेक करवाई कि ये मेडिसिन वहाँ पे कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई और कितने पेशेंट्स डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। थोड़ा स्ट्रेटेजिकली हम लोगों ने फाइनेंसिंग की, ताकि हमारी जो चीज़ हम कर रहे हैं दैट शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट, जिससे लोगों को फायदा हो। ऐसा नहीं हम कोई ऐसी चीज़ फाइनेंस कर दे जिसकी नीड ही नहीं है वहाँ पे। तो हम लोगों ने पहले तो लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए। मेडिसिन के बाद सबसे ज़्यादा नीड है वहाँ पे मेडिकल बेड्स की। मेडिकल बेड्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। अब मेडिकल बेड भी आपके पास एक ऑटोमेटिक होना चाहिए, ताकि पेशेंट की पॉस्चर मेंटेन कर सकें। ऐसा तो नहीं मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ एक चीज़ की और दूसरा पॉस्चर खराब हो रहा है, उसकी सर्वाइकल पेन शुरू हो गए, तो हम लोगों ने मेडिकल बेड्स प्रोवाइड किए। मेडिकल बेड्स के बाद ज़रूरत होती है ड्रिप स्टैंड्स की, क्योंकि डेंगी में सबसे ज़्यादा आपको चाहिए होता है फ्लूइड्स, हैवी क्वांटिटी में फ्लूइड्स देना होता है। अब वो फ्लूइड्स देने के लिए आपको ऑब्वियसली ड्रिप स्टैंड चाहिए। जहाँ हम लोग ड्रिप्स भेज रहे हैं, जैसे फ्लूइड्स भेज रहे हैं, रिंगोलेक्ट है, नॉर्मल स्लैन है, जब हम ये भेज रहे हैं वहाँ पे, तो उसके लिए एक स्टैंड चाहिए आपको, तो वो हमने प्रोवाइड किया।
इसके बाद हम लोगों ने डेंगू की किट्स प्रोवाइड की उनको। डेंगू की किट्स ज़रूरी है, वहाँ पे टेस्टिंग किस तरह करेंगे वो, क्योंकि उनके जो हॉस्पिटल की क्योंकि इन्वेंट्री हाँ ये थी। भी नहीं पता चल सक रहा होता कि जी ये मलेरिया है या ये डेंगू एग्जैक्टली, है यू या ये नीड टू नॉर्मल डिफरेंशिएट बुखार है, दिस। तो वो भी ज़रूरी है जानना। तो ये भी आप लोगों ने फिर वहाँ पर बिल्कुल। प्रोवाइड किया। अच्छा, डेंगू और मलेरिया में एक बहुत आसानी हो जाती है कि मलेरिया की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो डेंगू से थोड़ा वेरी करते हैं। ठीक है, वो क्या तो होते हैं उसमें बेसिकली मलेरिया में होता है आपको फीवर की स्पाइक आती है और शाम में आती है। अच्छा, डेंगू में आपको पूरा दिन ही फीवर रहता है। तो आप थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जो लोगों को कर रहे हैं, आपको कोई मटेरियल या प्रोडक्ट नहीं देना, आपको सबसे पहले तो एजुकेशन देनी है। जो लोग जा रहे हैं उनको हिस्ट्री टेकिंग आनी चाहिए। आप जितनी अच्छी हिस्ट्री लेंगे ना, आप बहुत जल्दी डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं। अक्सर तो हमने देखा है कि आप जब हिस्ट्री बहुत अच्छी एक हेल्दी हिस्ट्री ले रहे होते हैं ना, तो आपको वर्कअप की भी कम जरूरत पड़ती है, आपको टेस्ट कम करवाने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा जो है, अभी हम ये भी नहीं कह सकते किसी को कि जी आपका इम्यूनिटी अच्छी करेंगे। उनको खुराक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर, और अच्छी खुराक की भी ज़रूरत है। जब तक उनके पास एक, और कहते हैं कि वैसे इंसान टेंशन और डिप्रेशन में जब आ जाता है, इस वक्त बिल्कुल वो पूरा इलाका टेंशन और डिप्रेशन में है, और जब वो आ जाता है तो उसको बीमारियां ऑटोमेटिकली ज़्यादा अटैक करने लगती हैं। व्हेन यू आर, कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड आपका होता है तो आपको बीमारियां कम लगती हैं, लेकिन जब आपका माइंड ही हेल्दी नहीं होता तो उस वक्त बीमारियां भी अटैक ज़्यादा, इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर होने लग जाती है। मुझे याद है जब कोविड आया तो सभी कहते थे प्लीज़ टेंशन ना ले, डिप्रेशन नहीं ले, आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी। एंड वाकई इट अफेक्ट्स एक्चुअली दीज बोथ आर कनेक्टेड। अच्छा, सबसे पहला हमारे मेडिकल में जो एक हम लोग भी रिस्क लेवल्स बनाते हैं। एक रिस्क लेवल जो 1 होता है ना, वो होता है मेडिकल नीड्स। पहले तो मतलब फिजिकल मेडिकल नीड्स जो है, पहले आप उसको कोप अप करते हैं, फिर देन यू गो फॉर द मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इट टेक्स टाइम एक्चुअली ना, मतलब यू नीड अ काउंसलिंग सेशंस, आपको बहुत सारे मल्टीपल काउंसलिंग सेशंस करने पड़ते हैं, उनको री एजुकेट करना पड़ता है। सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अभी मीनवाइल हम जो कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं फिजिकल, इनकी मेडिकल जो हेल्प कर सकते हैं। जब वो एक कंट्रोल हो जाएगी, फिर हम उसको मेंटल की तरफ हम कर सकते हैं। आपका मेन जो वो है काम, वो मेडिकल के हवाले से है, तो एंड आपकी तरफ लोग देख भी रहे होंगे कि काम आप लोगों ने इसी हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, किस तरह से जाते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट रास्ते हैं। दूसरा ये कि डिफ़िकल्टीज़ मज़ीद और तरह की भी हैं, तो आप लोग का वहाँ पर रीच कैसे होता है? देखें, सबसे पहले तो ये कि जब आप पैशनेट होते हैं कुछ करने के लिए, तो फिर जितनी भी हर्डल्स आती है यू फेस इट। मगर ये है कि हमारी जब टीम गई थी, दे फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हाइल गोइंग देयर। लॉजिस्टिक इश्यूज बहुत थे। सबसे बड़ा मसला था कि रिमोट नहीं कर सकते, कम्यूट नहीं कर सकते थे यहाँ से वहाँ तक। और फिर दूसरा इशू ये आता था, वहाँ पे रॉबरी बहुत थी, मतलब स्नैचिंग हो जाती थी। आप कंटेनर्स लेके जा रहे हैं, वो स्नैच हो गया। तो अब हम लोगों ने उस चीज़ को कोप करने के लिए, जो हमें लॉजिस्टिक्स में डिफिकल्टीज आई, जो सप्लाई चेन में डिफिकल्टीज आई, उसको कोप करने के लिए अब हम लोग एक जॉइंट वर्किंग शुरू करें विद द आर्म फोर्सेस, सो दैट वी कैन बी सिक्योर्ड फ्रॉम देम, ताकि हमारे को लॉजिस्टिक्स में ये इश्यूज तो नहीं हो कम से कम। अब हमारी फीमेल डॉक्टर्स जाने में घबराती हैं, मतलब वहाँ पे इतनी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, मतलब मैं अगर फीमेल डॉक्टर को डिप्यूट करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी आस्क मी फॉर द कंसर्न, मतलब आप मुझे क्या सिक्योरिटी देंगे अगर मैं वहाँ जाऊँगी। बल्कि अभी एक जो है केस भी हुआ था, एक बच्चा जो है वो डिलीवर हुआ है अभी रोड साइड पे, डेरा लयार पे और रोड साइड पर। तो बात यह है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं, और हम यही कह रहे होते हैं जितने भी मेडिकल के हवाले से जो लोग हैं वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। हर एक को अपने डेजिग्नेशन पर इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसे देखना पड़ेगा। तो लेडीज़ डॉक्टर के लिए एक्चुअली वहाँ पर थोड़ा सा सहूलियात भी ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पे होटल्स भी हैं, जगह भी हैं जहाँ पर रिहाइश हो भी सकती है, इतनी डिफ़िकल्टीज़ उधर नहीं हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स क्या जाना चाहती हैं या नहीं? लेडी डॉक्टर्स दे आर वेरी इंथुसियास्टिक टू गो देयर, मगर एक्चुअली इशू है कि हमारा डेटा नहीं है। देखिए, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे पास मेटर्निटी होम से वहाँ का इंटीरियर का डेटा आ जाए कि हाउ मेनी वुमेन्स आर प्रेग्नेंट, और कौन से मंथ्स की प्रेगनेंसी है, कौन से वीक की प्रेगनेंसी है। वो तो लोकल्स जो है ना ज़्यादा वो वहाँ पर जो मौजूद होते हैं, तो वो लोग भी गाइड कर रहे होते हैं कि जी इतनी आवाम इधर है, इतनी आवाम इधर है। डेटा के हवाले से बड़ी एक जो है जो नई बात हुई उसके हवाले से मैं बात करूंगी कि चेयरमैन नादरा से मुलाकात भी हुई थी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के। उन्होंने डेटा के हवाले से बात की कि कई लोग जो ये कह रहे हैं कि अभी हमें कुछ नहीं मिला और इंतज़ामिया जो है उन्होंने सामान नहीं दिया है, तो उसके हवाले से डेटा की बात की कि नादरा ऐसा इंतज़ाम बनाए कि सामान देने का और लेने का जो है ना उसका रिकॉर्ड मौजूद हो। तो ये बहुत अच्छा एक नया स्टेप होगा जो लिया जाएगा, और इस पर चेयरमैन
में नादरा ने भी कहा है कि वो फुली इस पे जो है ना काम भी करेंगे और साथ भी देंगे। तो डेटाबेस जो है ना होना ज़रूरी भी है, बल्कि अब तो हम यही कहते हैं कि कंप्यूटराइज दौर है। हर चीज़ के इसमें अगर अभी से ही ये होने लग जाएगा तो आगे भी ये काम भी आएगा। बहुत सारे BHUs बने हुए हैं हमारे इंटीरियर में। BHUs स्टैंड फॉर बेसिक हेल्थ यूनिट्स, बहुत सारे बने हुए हैं इंटीरियर में, जहाँ से डेटा आपको एक्चुअली एक्सट्रैक्ट होता है। मगर ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारा डेटा जो है ना, ये सब कुछ मैनुअल फॉर्म में है। अगर ये कंप्यूटराइज होता तो कितनी आसान हो सब जाती ऑफिसेज सब तो वो तो डूब गए पानी में। हाँ, वो अब Exactly. तो अब तो अगर वो BHU का तो कंप्यूटराइज कुछ होता भी तो नहीं क्लाउड रहा। पे सेव हो रहा होता, तो हमारा डेटा आसान हो जाता। अब हाँ, ये चीज़ irrespective है कि कितना आप फ्लैट है, ऑनलाइन उस चीज़ को फौरन से Exactly, कनेक्ट बड़ा कर आसान लेते होता है हैं। एक्सट्रैक्ट करने आई थिंक में। इतना मॉडर्न दौर हो गया है, ऑनलाइन दौर हो गया है, अब हर चीज़ को जो है ना अब कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो ये सिचुएशन आई है अब इसके बाद में हमें बहुत ही चीज़ों को मॉडर्न करना पड़ेगा, रोड्स मॉडर्न करनी पड़ेंगी सिंध की, बल्कि और बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। कैनाल्स और ये सब चीज़ जिस बात कर रहे होते हैं कि बनने पड़ेंगे, तो ये अब ज़रूरी हो गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पर भी कहा यही जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जल्द से जल्द जो है उसको उसकी तामीर के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि रोड्स वगैरह बहुत डिफिकल्ट हो गए हैं, वहाँ के रोड्स टूट गए हैं, एक तरफ का रोड है एक तरफ का नहीं है, रोड कहीं पे बिल्कुल डैमेज हुआ हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जैक्टली यू नीड अ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली टू कम्युनिकेट, टू कम्यूट। मतलब बहुत सारे ऐसे गायनी के पेशेंट्स है, प्री मेच्योर डिलीवरी हो रही है, बच्चे को NICU की ज़रूरत है। अब वो उसको NICU से अगर हम वहाँ से यहाँ मार्च करें तो मतलब इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब अगर 24 आवर्स में अगर इसको मार्च कर रहे हैं हम, तो बच्चे की एक्सपायरी के बहुत सारे चांसेस होते हैं इसमें। तो आपको वहाँ ही कोई NICU की ऑल्टरनेटिव फैसिलिटी देनी पड़ती है। आपको ऐसी बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे NICU का ट्रेन स्टाफ आपका बैठा हुआ हो, जहाँ पे बच्चे को एटलीस्ट फर्स्ट एड तो देते हैं आप, फिर आप मार्च कर सकते हैं उसको। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ आलिया सारिम बर्नी मौजूद हैं, सारिम बर्नी ट्रस्ट से, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी आलिया। वालेकुम अस्सलाम। आलिया, आप अपडेट बताइएगा, क्योंकि सारिम बर्नी जो है वो काफ़ी इंटीरियर में इस वक्त गए हैं और सैलाब ज़दगान के लिए काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ मुझे अपडेट दें कि इस वक्त सिंध की क्या सूरत हाल है और कौन से एरियाज़ आप समझ रही हैं कि अफेक्टेड अभी भी हैं, जिधर मदद की ज़रूरत है। देखिए, हालात बेहतर नहीं है, लेकिन मदद की मद में जो जगहें दूर दराज की हैं, जो वही कहानी है कि जो रोड के करीब के लोग हैं उनके लिए आसानी है दूर दराज तक, लेकिन पहले से इसलिए बेहतर है कि बहुत सारी NGOs और हमारी पाक आर्मी उन जगहों को इतने टाइम में कवर करने में कामयाब हो गई है जहाँ शुरू में इमदाद नहीं जा रही थी। अच्छा, वहाँ पानी क्योंकि मुकम्मल तौर पर उतरा नहीं है, और अगर रोड्स के ऊपर से भी कहीं कहीं जगह हमें मिली भी है तो रोड्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ट्रैफिक जैम अब भी वहाँ पर मिल रहा है। और फौरी तौर पे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये जमींदार लोग हैं, इनको या तो जमींदारी करनी आती है या मवेशी पालने आते हैं, तो वो सूरत हाल अभी वहाँ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि जो खाने की फराहमी है वो भी करनी पड़ेगी, जो दवाइयों की फराहमी है, साफ पानी के, वो भी करनी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह का करम है कि दादू में और दादू के करीब और जगहें हैं, खैरपुर है, उन जगहों पर हमने अपना छपरा सिटी बहुत अच्छी तरह से, अल्लाह का करम है कि वक्त चल रहा है। छपरा सिटी वो है जहाँ सैकड़ों लोग मौजूद हैं, जहाँ हमने वो हैंड पंप के जरिए उनको पानी की सहूलत दे दी है, पीने का पानी वहां पर एक तरफ हमने रख दिया है। और वो छपरा सिटी में ऐसे है कि बराबर बराबर में बहुत सारे कमरे बना दिए गए हैं और वो खुले खुले कमरे हैं। और छपरा सिटी उसको मैं कह रही हूँ जिसमें बांस से कमरे बनाए जाते हैं, रस्सियों से बांधे जाते हैं। अगर बारिश का कोई सूरत हाल है तो ऊपर प्लास्टिक डाली जा सकती है, और अगर बारिश की नहीं है तो आप उसको खोल दें तो वो ठंडे होते हैं। टेंट के मुकाबले में अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इसमें हवा आ जा सकती है, और ये होलो होते हैं अंदर से, तो इसकी खुसूसियत है कि हवा जब इनमें से गुजरती है बांस में से तो ठंडी हो जाती है। तो इस सारी सूरत हाल में अभी जो लेटेस्ट अपडेट हमारी है ये बहुत बेहतर, ये एक हमारी चीज है जो पसंद की जा रही है, और ये आइंदा अगर यहाँ से उठा के अपने घरों में ले जाएंगे तो भी सहूलत की ये सहूलत रहेगी। इसमें लोग इमदाद इसलिए भी कर रहे हैं अब ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के कि ये चीज उनको समझ में आ रही है कि यहाँ जाया कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने वैसे भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा काम किया भी है, साथ में हमने सारिम बर्नी को भी देखा कि उन्होंने इंटीरियर के बहुत ऐसे इलाकों में भी गए हैं जहाँ पे बोट्स लेकर जा रहे हैं। और अभी मैं बल्कि आपको सबको अपडेट भी दूँ कि पाक फ़ज़ाइया ने भी बहुत काम किया इसमें, जिन्होंने खैमे भी दिए, साथ में फूड पैक्स एंड राशन, इसके अलावा पानी, और जो है परवाज़ों के ज़रिए उन्होंने जो है कई अफराद को रेस्क्यू भी किया। इसी
तरह ही पाक नेवी ने भी, पाकिस्तान नेवी ने भी बहुत काम किया रेस्क्यू के हवाले से भी, फूड के हवाले से भी, और साथ साथ पाकिस्तान आर्मी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो काम कर रही है, और आज के जो हमारे मेहमान हैं इनके साथ भी काम किया, और सारिम बर्नी जो ट्रस्ट है उसके साथ भी मतलब आप लोग मैंने देखा है कि सब मिलकर जो है जो काम कर रहे हैं, स्पेशली फोर्सेस के साथ काम करना जो है वो थोड़ा एक बेहतरी हो जाती है कि एग्जैक्ट जगहों पर जाना जो है वो आसान हो जाता है। और सारिम बर्नी को तो हमने देखा कि वो स्पेशली बोट लेकर भी गए, और बोट पे जो है वो कई ऐसे इलाकों में गए जहां पर जाना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल नाजिया, ऐसे ही है। और पहले हमारे पास बोट्स नहीं थी तो हमें बहुत मुश्किल थी। 7-7 हजार रुपया हमने भी किराया भरा है, क्योंकि जो वहां पे मकामी बोट्स थी वो हमसे भी बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे। लेकिन अल्लाह का करम है, अब सारिम बर्नी ट्रस्ट की अपनी बोट्स हैं। हम उनसे उन जगहों पे जहां अभी भी पानी है, क्योंकि देखिए जब आप वहां का तस्वुर कीजिएगा तो तस्वुर ये कीजिएगा कि वहाँ जजीरे हैं, यानी जगह जगह जो जमीन उठी हुई जरा ऊपर जमीन है जो एलिवेटेड है, वहाँ लोग मौजूद हैं। तो हमने अपना एक स्टेशन बनाया हुआ है जो बड़ी जगह है, वहाँ पे छपरा सिटी लगाया है। जो लोग अपनी जगहों को छोड़ना नहीं चाहते, जो लोग अपनी उन्हीं जगहों पे, उन्हीं ऊंची जगहों पे बैठे हैं, तो फिर हम अपने मेन जगह से राशन को अपनी सारिम बर्नी ट्रस्ट की बोट में डालते हैं और अपने अमले के साथ। और अल्लाह का करम है कि मेरा जवान बेटा भी उनके साथ है, तो जवान खून का शामिल होना भी बहुत जरूरी है कि जैसे सारिम साहब के साथ है। तो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, प्लीज इन यंग बच्चों को भी वहाँ लेकर जाएं, ज्यादा एनर्जेटिक है, ये हमारी एज से ज्यादा अच्छा फिजिकल वर्क करते हैं। तो वहां पे जब ये बोट के थ्रू सारा लेकर जाते हैं सामान उन जगहों पे जो जरा सी ऊंची है, फिर वहां पर ये सामान बांटते हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं और सामान भरते हैं। तो दूसरे किसी जजीरा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कह रही हूँ, फिर उस टीले से बने हुए होते, थोड़े बड़े से टीले से होते, तो वहां पर लोगों ने क़याम एक्चुअली वहां पर कर लिया है। सब लोग यही बता रहे थे हम थोड़ी सी ऊंची सी जगह पर चले गए हैं। जी। हाँ, अच्छा ये है कि जब ये सारे काम हम कर लेते हैं, उसके बाद हमारी बोट जब फ्री हो जाती है तो हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इधर से उधर, जैसे वो लोग हैं उन्होंने किसी जगह जाना है या कोई बीमार है या उनकी अपनी कोई जरूरत है या उन्हें लगता है कि उन्हें अब छपरा सिटी की तरफ आना चाहिए, कोई भी उनकी नीड है, तो सारिम बर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट वो टैक्सी उनके इस्तेमाल में भी दे देते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन एक्चुअली, इतने पानी में ये रास्तों का पता कैसे चलता है कि इस जगह पर जाना है या इस जगह से वापसी है? वहाँ के क्या लोकल्स कुछ काम इसमें कर रहे होते हैं, साथ आप लोग के होते हैं? क्योंकि जगहों का बताना बड़ा मुश्किल है, पानी में तो आपको रोड या कोई चीज़ तो नजर नहीं आ रही ना। नाजिया, हम जब भी काम करते हैं, देखिए हम हो या कोई भी इदारा हो, जब वो उसको हम जैसे 30 साल से ज्यादा हमें हो गए, इस पर और इदारे भी हैं, तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं, एक तो चेहरा शनासाई जो होती है, ये सारे काम होते हैं एतबार पे। अल्हम्दुलिल्लाह सारिम साहब या कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं, और भी चाहे वो ईदी साहब आते हैं, ईदी साहब जहाँ खड़े होते थे सब जमा होते थे, तो हम जहाँ पे भी खड़े होते हैं हमारे साथ मकामी लोग खुद ब खुद, राह चलते हुए मकामी बंदा भी जो है ना वो मदद लेने के लिए हमारे पास पहुंच जाएगा। उसको ये अंदाजा होगा कि यहाँ से, तो हम वहाँ के मकामी लोग जो उन जगहों को जानते हैं, प्लस जो वहाँ के बड़े लोग भी होते हैं जिन्हें एक एक चीज का पता होता है कि कौन सी जगह पे कौन इस वक्त किस मुश्किल में गिरफ्तार है, किसकी मदद हो सकती है, ये रास्ते कौन से हैं, वो अपने इलाके की झाड़ियां भी पहचानते हैं। जो बड़े बड़े दरख्त हैं जो वहाँ पे ऐसे पानी में नजर आते हैं जैसी छोटी छोटी झाड़ियां हैं, वो लोग उनके थ्रू, वो वहाँ के मकामी है, उन्हें सब मालूम है। ये वही लोग होते हैं जो सितारों से भी चल लिया करते हैं रातों को, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं मौजूद है। तो हमारे पास मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल उनके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है कि जा सके। जिस तरह आपने कहा कि दरख्त भी ऐसे हैं जो जहाँ से निकलना हो सकता है, अल्लाह ना करे कोई बोट वहाँ पे स्टक हो जाए, तो इसलिए खुद से जो है आप नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे लोगों की मदद तो लेनी पड़ेगी ना। नहीं नाजी, अच्छा है ना, देखिए उनकी मदद लेने से उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हम जिसके इलाके में जाएं, अगर वो लोग हमारे साथ मिलते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी रहनुमाई से हमारा काम करना आसान होता है। हर इलाके, हर जगह का अपना एक मिजाज होता है, वो मिजाज हमसे ज्यादा वो जानते हैं। और जब बीच में एक एतबार वाला एलिमेंट हो जाए ना, हमें उन पर और उन्हें हम पर, काम करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन चोरों से बचना चाहिए, नेगेटिव लोगों से बचना चाहिए, वो लोग जो गुमराह करें उनसे बचना चाहिए। हमारे पास तो लिस्टें भी इतनी, अब तो माशाल्लाह इसमें अच्छे अंदाज में सारिम बर्नी ट्रस्ट इतने ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं। शुरू से ऑर्गेनाइज था, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास वो छापरा सिटी हो गई, लिस्टें आ गई, सारी चीजें आ गई, तो चाहे बलोचिस्तान का इलाका है, चाहे सिंध का इलाका है, हमें पता है
कि पीछे से कितनी इमदाद हमें देनी होगी, कितना राशन किसके पास पहुंचाना होगा, कहाँ कौन सा बीमार मौजूद है, क्योंकि वो लिस्टें भी अब बन चुकी ना। अब हमें पता है कि कहाँ पर कौन मौजूद है, किसको क्या चाहिए, तो काम करना पहले के मुकाबले में थोड़ा गनीमत, थोड़ा किसी हद तक आसान हो गया है। जी जी। अच्छा आलिया जी, एक चीज़ और, आप लोगों ने कहा था कि पीने के पानी के लिए कुछ फिल्टर्स वगैरह का भी इंतज़ाम होगा, उसके लिए क्या अभी अपडेट्स हैं आपके पास? यार देखिए, फिल्टर का तो सिलसिला ये है कि गोली के थ्रू भी, वो आपको पता है मेडिसिन वो चीजें होती है, गोलियां, उसके थ्रू भी हम पानी को साफ कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं। लेकिन जो हम चाह रहे हैं ना, जो हमारे जहन में प्यूरिफिकेशन का है, उस तरह के प्लांट्स अभी यहाँ पर नहीं लगे हैं। हम अपनी मदद आपके तहत के जितना उसको प्योरीफाई कर सकते थे डिफरेंट मेथड से, वो हम उसको लेकर चल रहे हैं। या अगर हैंड पंप से जो पानी निकलता है, तो जो कहते हैं कि भाई औरत है, प्रेगनेंसी में है या नहीं है, कोई भी शख्स है, रफाए हाजत है, या खाने से पहले हाथ धोना है, तो एटलीस्ट वो वाला सफाई का पानी, वो सब चीजें उन्हें हैंड पंप से इजीली अवेलेबल है। कई पीने का बीमारियां इससे पानी भी बच जाते हैं, इंसान पाँव और हाथ अगर धोते रहें तो बहुत ज़्यादा इससे भी फर्क पड़ जाता है। मैंने आपको कहा ना, सिस्टम में चीजें आना शुरू हो गई। एटलीस्ट सारिम-बनी ट्रस्ट ने जिन इलाकों को, जिन लोगों को ओन किया, क्योंकि हमें मालूम है कि अभी ये कोई 1-2 हफ्ते भी नहीं, अभी इससे ज्यादा टाइम चलेगा, इनको इमदाद अभी चाहिए होगी। जब तक पानी उतरेगा नहीं, जब तक इनको जमीन अपनी वापसी पे मिलेगी नहीं, उस वक्त तक ये मदद, ये चीजें, क्योंकि ये किस तरह, मतलब कोई कैसे सोच सकता है। मैं बहुत सारे लोगों से ये भी सुन रही होती हूँ कि भाई वो कब कमाएंगे, कब। अरे उनको सिवाय खेती बाड़ी के उनको दूसरे काम नहीं आते, या मवेशी या खेती बाड़ी। तो ये ऑब्वियस है कि जब तक पानी नहीं उतरेगा, उनके पास अपनी जमीन नहीं होगी, चीजें बेहतरी पर नहीं आएंगी। लेकिन इस वक्त अगर जैसे सारिम-बनी ट्रस्ट ने कुछ जगहों को, लोगों को अपनी एक उसमें हल्के में ले लिया, उन लोगों को भी इत्मीनान है कि उन्हें कहीं भाग दौड़ नहीं करनी, उन्हें कोई बेचैनी नहीं करनी, और वो सुकून से एक साथ बैठे। क्योंकि छापरा सिटी में जो सैकड़ों लोग हैं, वो एक ही इलाके से जैसे ट्रक के ट्रक भर कर आते गए और वो हमसे जगह मांगते गए, हम उन्हें देते गए। तो एक ही तरह के लोग हैं, बड़ा अच्छा मंजर होता है। बाहर सब बूढ़े एक साथ बैठे हुए हैं, बड़े एक साथ बैठे, बच्चे खेल रहे हैं, सेंटर में ग्राउंड है, चारों तरफ हमने वो छापरा बना दिया। तो इसी तरह यकीनन पाक आर्मी हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज रखते हैं, वसाइल रखती है, उसने अपने अंदाज में अपना बिल्कुल ऑर्गेनाइज किया होगा। तो इदारे हैं, और हमारे ये पाक आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं, जब इन्होंने मिलकर अपनी अपनी जगहों को संभाल लिया है, तो अब किसी हद तक ये इत्मीनान है कि हाँ, इमदाद मुतवातिर चाहिए, इमदाद खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अभी वो खाने में कुछ तब्दील नहीं है। बिल्कुल ना, अभी तो देखे ना, आगे जाकर भी मैं आपको एक और इलाके का नाम लूँ, टंडोला यार का, कि वहाँ पर इस वक्त पानी बिल्कुल स्टैटिक है, मतलब बिल्कुल पानी जो है वो खड़ा हुआ है और पानी बिल्कुल नीचे नहीं गया। और वहाँ पर आप ये सोचें कि कुछ, ये तो एक इलाके का नाम लिया, कई इलाके ऐसे हैं कि जो जहाँ पर पानी नीचे नहीं गया है, और वहाँ पर भी इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है। और कंटिन्यूसली, मतलब इस चीज़ का जब तक पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, जब तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बन सकता, पता नहीं चलेगा कहाँ पर क्या चीज़ इस वक्त मौजूद है। नाजिया, इमदाद पानी उतरने के बाद भी चाहिए होगी, क्योंकि पानी उतरने के बाद फिर उस जमीन को ठीक करना है, फिर हमने वहां पर उनके घरों को जिस तरह भी आबादकारी करनी है, तो इमदाद अभी महीनों तक चलनी है। लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि क्योंकि अभी ये ज़ैली कोहिस्तान के जो इलाके थे, उसके हवाले से भी अभी मैं देख रही थी कि डीसी साहब ने वहां पर जिस तरह से ऑर्गेनाइज की हैं चीजें और सब कुछ हो रहा है, तो मुझे एक चीज का ये जरूर इत्मीनान हुआ कि मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पहले इमदाद नहीं पहुंच रही थी, जैसे जैसे टाइम गुजरा है, लोगों ने, पूरी दुनिया ने, मुखैर इदारों ने, सब ने मिलकर काम किए, तो कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। इस तरह अल्लाह का करम एहसान है कि हर जगह पे इन्होंने, हम लोगों ने, सब ने, पाकिस्तानियों ने और बाहर मुल्क के में जो रहने वाले रेमिटेंस भेज की चीजें भेजी है। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि चीजें काफी नहीं है, ये चलेंगी, अभी महीनों तक ये सिलसिला चलेगा। देखिए, करोड़ों के करीब लोग हैं, 3 करोड़ से ऊपर लोग हैं, तो ये बहुत, अभी भी हमें लग रहा है कि चीज़ें कम हैं जहाँ पर। नाज़िया, मैं कहूंगी पूरी पाकिस्तान की आबादी का नाम लीजिएगा, क्योंकि जब आप सैलाब की बात करती हैं तो एक चीज जहन में हर शख्स रखे कि सिर्फ जो बराह रास्त जिसके घर में पानी आया है, सिर्फ वही मुतासर नहीं है, वो लोग भी मुतासर हैं जिनकी वजह से वहाँ फसलें और चीजें खत्म हो गई हैं। और सिर्फ कराची में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक फैमिली को, सैलाब जदगान की एक फैमिली को अपने घर में भी रख लिया है, और बाकी भी जो लोग हैं मैं उनसे ये जरूर कहूंगी कि मदद कीजिए, लेकिन खुदारा शर पसंद अनासर भी बहुत है मदद करने में। जैसे मैंने घर के हवाले से बात की, क्योंकि जाहिर है हमारे वहाँ पे बहुत सारे हम चीजों को देखते हैं, चीजों को देख के फिर स्कूटनी वगैरह करके ऐसी चीज की है। तो अगर कोई शख्स अपनी मदद, इससे ज्यादा भी इन लोगों की मदद करना चाहता है, और जैसे बहुत सारे लोग हैं कराची में रहते हैं लेकिन उनके सिंध में अपने आबाई गाँव भी हैं, आबाई लोग भी हैं, रिश्तेदार हैं, खानदान वाले हैं,
अगर आप इस तरह की भी कोई मदद करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन प्लीज इनको वहां से बुलाकर कराची में सड़कों पर आबाद नहीं कीजिए। इन्हें बगैर अटेंड किए अनअटेंडेड कराची नहीं बुलाइए, क्योंकि रहमान शैतान सब है। तो रहमान ही होता है, लेकिन शैतान जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ने का खतरा है, तो मदद जिस हद तक आप करना चाहते हैं, जिस तरह करना चाहते हैं आप करें, लेकिन प्लीज आंखें खोल कर कीजिएगा मदद, कि उसी शख्स की मदद होनी चाहिए जो सफेदपोश है, या अगर वो मांगने की हद तक भी है तो प्रॉपर जगह का इंतजाम होना चाहिए। आलिया, आप कह रही हैं कि प्रॉपर जगह का इंतजाम होना चाहिए। प्रॉपर जगह का इंतजाम होना चाहिए और क्राइम को नहीं बढ़ने दीजिएगा। देखिए पूरे कराची में अभी तक में इतने प्रोग्राम्स में हमें बात करनी पड़ी है कि कराची का क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। तो क्राइम रेट बढ़ता ही तब है जब हमदर्दी उस तरह की जाए जिसमें बेवकूफी शामिल हो। इस पे बहुत ज्यादा नोटिस करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया जी आपका, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला और आपने हमसे बात की। आप बहुत इस वक्त काम कर रहे हैं सैलाब के मुतासरीन लोगों के लिए। अच्छा यूसुफ, एक दो पॉइंट्स जो मेरे जहन में इस वक्त आए थे, एक तो ये कि सांप का काटना वहाँ पे बहुत है। जब टीलों की बात कर रहे थे ना, तो टीलों पे जब ज़ाहिबत है सांप को भी जगह चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उनको खुश्की नज़र आती है, और वहाँ पर काफ़ी जो है ना सांप के काटने के लिए क्या इकदाम है कि उससे बचा जा सके। दूसरा ये कि एक और पॉइंट है कि जानवरों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है इस वक्त कि उनके लिए भी वेट डॉक्टर्स हों। दूसरा उनके लिए फूड का भी, क्योंकि जो ऐसे जानवर हैं जिस तरह डॉग्स वगैरह हो जाते हैं, अब उनको प्रॉपर उनको भी खाना देना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी जो है वो बाइट करने पर आ जाएं। ये भी एक पॉइंट है जो हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली नोट करने की ज़रूरत है। अभी ये सामने नहीं आया, लेकिन इन फ्यूचर जो है हमें उससे पहले ही ये प्रोजेक्शंस हैं। हाँ बिल्कुल, ये मतलब कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिससे हमें सोचना पड़ेगा। और जो यंगस्टर्स की अभी आलिया भी बात कर रही थी, आप भी यंग हैं, आपके साथ भी यंगस्टर्स काम कर रहे हैं। जो भी जाए सिंध में जहाँ पे सैलाब के जो इलाके हैं वहाँ पर इक्विप्ड होकर जाएं। बिल्कुल प्रॉपर शूज़ हों, प्रॉपर उनके पास चीज़ें। और एक और रिपोर्ट में मैं देख रही थी कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मच्छरों से जो बचाने के लिए जो बेहतरीन है वो है नेट्स एग्जैक्टली यूज़ करें, क्योंकि रात में मच्छर ज़्यादा थे, दिन में नहीं होते हैं। तो और फुल स्लीव्स होनी चाहिए अगर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर कैप आप होनी चाहिए कपड़े भी आपके पास। भिजवाएं कुछ भी, तो वो फुल स्लीव्स हों और ख़ुद भी फुल स्लीव्स पहन कर जाएं। और मैं कहूँगी कराची और लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ पर इस वक्त डेंगू ज़्यादा, वहाँ पर भी लोग इस बात का ख्याल रखें कि गर्मी की वजह से आप लोग हाफ स्लीव्स पहन कर निकल जाते हैं। प्लीज़ ट्राई कि आप लोग फुल स्लीव्स पहन कर जाएं, अपने आप को कवर रखें। एग्जैक्टली जी। अच्छा, ऐसे आप जो बोल रही थी कि हमारे पास वेट डॉक्टर्स का भी होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो डॉक्टर्स का पैनल बनेगा इट शुड बी वेरी डाइवर्सिफाइड। उसमें हमारे पास हर फैकल्टी के एक हम लोग पार्ट लेवल होना चाहिए कि हर फैकल्टी के इतने डॉक्टर्स होने चाहिए उसमें। अगर हम जनरल फिजिशियंस को लेके जा रहे हैं या जनरल सर्जन्स को लेके जा रहे हैं, वेदर वी आर टेकिंग द गायनेकोलॉजिस्ट, तो हमारे वेट डॉक्टर्स की भी एक फैकल्टी मौजूद होनी चाहिए। आपकी प्रोजेक्शन मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मतलब आपके एक मैक्रो पर्सपेक्टिव है, ये आगे जाके ये इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे एंटी रेबीज के पेशेंट आना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है वैसे ही हमारे पास जो डॉग बाइट की जो हमारी वैक्सीन होती है जिसको एंटी रेबीज बोलते हैं, वो वैसी बड़ी स्कार्स है, मतलब हमारे पास शहर में नहीं मिलती, तो अगर शहर में नहीं है तो हम वहाँ पे कैसे डिलीवर करेंगे। तो इसको कोप भी कर सकते हैं, मतलब आप इसके ट्रीटमेंट पे बात नहीं कर सकते, आप इसकी प्रिकॉशंस पे बात कर सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई डू एग्री विद यू, हम आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एक हाईलाइट किया, मतलब मेरे ध्यान में नहीं था, इट वाज नॉट इन माय माइंड। तो हम लोग जब डाइवर्सिफाइड जब पैनल क्रिएट करेंगे तो वी विल कीप द वेट डॉक्टर्स इन दैट पैनल आल्सो, एंड एनिमल फूड एज वेल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी इस वक्त वहाँ के लिए। और दूसरी चीज़ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होते हैं अद्वियात की, उनके लिए भी बड़ा सख्त जो है वो एक्शन लेना चाहिए। दूसरा ये चीज़ कि एक आइडिया और था, जिसमें आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं कि मेडिसिन अगर पैरासिटामोल जो है मार्केट से जो है अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है तो आई थिंक कंपनीज़ को इस वक्त जो है ना थोड़ा सा स्टेप अहेड करना पड़ेगा। एक मशवरा है अगर वो ये कर सकें तो कि वो अपनी पैकेजिंग चेंज कर दें। जैसे वो इस टाइम पे पैकेजिंग चेंज करेंगे तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले जो हैं वो फ़ौरन से उनको मेडिसिन जो है वो वापस जो है निकालनी पड़ेगी। बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो जो है वो तो जितना ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन होती है उतना उनका अच्छा, तो उनके लिए आई डोंट थिंक सो इट विल बी डिफ़िकल्ट बट नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो अगर ये चीज़ कर लें और तो मेरे ख्याल में आई थिंक दिस विल बी लाइक एक नया एक इक़दाम हो जाएगा। इसी तरह ही जो जिस तरह
कोई कंपनीज ऐसे होते हैं जो अच्छी मैन्युफैक्चर बना रही हैं, चावल है, आटा है, तो वो भी अपने पैकेजिंग्स जो है ना वो नई पैकेजिंग के साथ इस डेट के साथ जो है वो लेकर आएँ, ताकि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो चुकी है उसको जो है वो उनको निकालना पड़े फिर। अच्छा, फिर वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ हुई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ऐसी बहुत सारी फार्मेसीज हैं, आपने भी देखा होगा, डेंगू के पेशेंट्स को रीप्लेट चाहिए होती है। एक सिरप है जो एक अल्टरनेटिव हर्बल पपाया होता है तो उसकी बहुत नीड होती है डेंगू पेशेंट्स को। आपको पता है जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है ना, हमारे यहाँ पे सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई नहीं, एक्चुअली आप लोग होर्डिंग शुरू कर देते हैं, हम लोग ना यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदाज़ी शुरू कर देते हैं। तो डीप्लेट के लिए कुछ फार्मेसीज ने बड़ा अच्छा एक सिस्टम बनाया है। वो ये सिस्टम बनाया है, वो डीप्लेट सिर्फ उसको देते हैं जिनके पास डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट होती है। तो आपका क्या एक चेक शुरू कर दिया ना आपने, वरना क्या होता है होर्डिंग शुरू हो जाती है। अब जैसे डीप्लेट का बड़ा ट्रेंडिंग है आजकल, मतलब पैनडोल से ज़्यादा वो यूज़ होती है। वैसे मैंने जो पेशेंट्स का ट्रेंड देखा है, तो उन फार्मेसीज वालों ने जो अपनी स्ट्रेटजी को ऑप्ट किया है, मैं सजेस्ट करूंगा कि हम सबको ही ऑप्ट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसी रेस्टोरेंट्स हैं जो पपाया जूस दे रहे हैं सिर्फ डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट पे, एंड दे आर गिविंग कॉम्प्लीमेंट्री जूसेस। मतलब ये बड़ी अच्छी CSR एक्टिविटी है। पपीता होते हैं, कच्चे पपीते के पत्ते होते हैं, क्या होते हैं? एक्चुअली उसको जूस होता है, उसको ग्राइंड करके जो बनाते हैं, पत्तों का जूस होता है जी। और उसमें ये होता है कि आप है ना सिर्फ प्योर पपाया नहीं पी सकती, मतलब आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, नोजिया शुरू हो जाएगा, बहुत बिटर होता है वो एक्चुअली। तो उसको ये इन्होंने क्या करा है, हर्बल कुछ इसमें है ना, इसमें मिक्सचर्स भी किए हैं, कुछ ब्लेंड भी किया है, ताकि वो ईडेबल हो, मतलब आप इजीली इसको यूज कर सके। बट दैट इज वेरी एफिशिएंट एंड वेरी इफेक्टिव। मैं पर्सनली डेंगू का विक्टिम था, मैंने खुद यूज किया, मतलब 3 दिन में इट वाज वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव। ठीक है, जैसे अच्छा हमारे साथ शिराज धायरी हमारे साथ मौजूद हैं और ये PTV के नुमाइंदे हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, आप शिराज इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और मुझे आप अपडेट दीजिएगा कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो सिंध की क्या है? जी, हम आज मौजूद हैं हैदराबाद में और मीर खास भी हम कवर करते आ रहे हैं और फ्लड की सिचुएशन मुसलसल कवर करते आ रहे हैं जब से फ्लड की सूरत हाल सिंध में हुई है। तो आज की मैं आपको सूरत हाल बताऊं कि आज कोटड़ी बैराज पर भी जो है कमी वाक़ई हुई है पानी में, और मुसलसल जो है गुड्डू बैराज, सखर बैराज और जो कोटड़ी बैराज में पानी की जो है कमी है और सैलाबी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। ताहम जो ज्यादातर के डूबे हुए हैं जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है इस वक्त भी वो वही हैं मेन डिस्ट्रिक्ट जो दादू और जहाँ हैं, जहाँ पे 7 आखिरी और जो दूसरे मकाम हैं वहाँ पे इस वक्त भी पानी मौजूद है। खास करके जूही, खैरपुर, नासन शाह और मेहड़ ये ऐसे इलाके हैं जिनके अभी भी काफी वहाँ पे पानी मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बाकी अजला की बात करूँ सैलाबी सूरत हाल की, तो सांगड़, मीरपुर खास, शरोफ और लाड़काना ये करीब जहाँ पे अब वो पानी जो है वैसे उतरना तो शुरू हो गया है, लेकिन इसका पानी और सैलाबी इस वक्त भी बहुत से इलाकों में मौजूद है, लेकिन ज्यादातर पानी दरिया सिंध में था वो उतर गया है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पानी समंदर गुट हो रहा है। एक सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जो इंतजामी कार्रवाइयाँ हैं और जो मेडिकल फैसिलिटी हैं, रेस्क्यू का काम है, PDMA, NDMA और जो वफाकी इदारे हैं उन तरफ से रेंजर्स की तरफ से जो काम किया गया है उसकी भी मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि मोस्टली जहाँ पे ये कहते हैं वहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं अब जो कच्चे के इलाके जहाँ जहाँ से पानी उतरा है वहाँ तो वापस अपने घरों जा रहे हैं, लेकिन जो इलाके अभी भी डूबे हुए हैं वहाँ के लोग जो हैं कैंप्स में भी मौजूद हैं। तो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं उसमें 30 अरब रुपए की खती रकम अब तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है इन सैलाब मुतासरीन में, जबकि जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं या पाकिस्तानी कम्युनिटी या जो हज़रात और NGO जो काम कर रही हैं वो एक अलहदा है। PDMA और NDMA पाक अफवाज के थ्रू और जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे टेंट सिटी कायम किए गए हैं और उनको रिलीफ कैंप्स में रखा गया है, जबकि जो सरकारी वहाँ पे भी इलाकों में जो है वो कैंप्स किए जहाँ पे इनको सहूलियात जा रही हैं। ताहम ये सहूलियात काफी नहीं, क्योंकि ज्यादा लोग हैं उनकी जो फसलें तबाह जिनके गए हैं, जो कृषि जो हैं मर गए हैं, तो वो बड़ा नुकसान, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। अगर हम छोटा सा मिसाल लें तो हमारी 2-4 फैमिलीज जो उनसे बात हुई तो उनके पास किसके 4 जानवर, किसके 8 जानवर जो हैं वो इस पानी में बह गए, तो कीमत जो थी वो 10 लाख से ज्यादा थी। 1.5 से 2 लाख रुपए की एक भैंस है या गाय है, तो एक बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और अब जो कैंप्स में भी सूरत हाल है वो हमें कहीं कहीं अब तक नजर आई, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हो गई है इन इलाकों में, पानी की वजह से ज्यादा गर्माइश और हीटअप हो रहे हैं सारे इलाके।
आइंदा फसल के जो बड़े मुश्किल है कि काश्त हो, क्योंकि खास करके जो मीर प्रकाश ये इलाके हैं और जो दूसरे अंदरूनी सिंध के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे गंदम की काश्त भी जो है वो होने वाली है। तो वो गंदम की काश्त का होना बड़ा मुश्किल हो गया है। फूड क्राइसिस भी आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों में बढ़ रहा है, क्योंकि राशन के बैग्स तो तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वबाई अमराज जो हैं वो टेंट्स में, इन कैंप्स में और जो खेमा बस्तियां हैं वहाँ पे मजीद बढ़ रहे हैं। तो अब कोशिश मजीद इस अमल को तेज करने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल यूनिट्स जो हैं वो कायम किए जाएं और इमदाद को बढ़ाया जाए और इमदाद तक जो लोग जहाँ हैं उन तक रसाई ज्यादा मुमकिन की जाए। जी ओके जी, मैं आगे मज़ीद ये जानना चाहूँगी कि जो फसल की बात हो रही है, आगे जो फसल कई जगहों पर तो ऐसा है कि बिल्कुल कीचड़ हो चुका होगा और वहाँ पर ज़मीनें जो हैं वो इस वक्त काश्त करने के काबिल नहीं होंगी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर जिस जगह पर अगर ये काश्त ना हो सके तो वो डिफरेंट तरीके से कोई और काश्त उस जगह पर हो सकती है, या सिर्फ मतलब बिल्कुल ही ज़मीन इस वक्त कोई काबिल नहीं रही है? क्या ऐसा मुमकिन होता है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं मुसलसल हम चीज को कवर भी कर रहे हैं और खास करके एग्रीकल्चर क्रॉप को भी हम देख रहे हैं। अब भी मसला वहाँ होता है जहाँ पानी ज्यादा जमा ना हो, जहाँ पानी सूख गया है वहाँ पे चांस हैं, लेकिन वो चांस 25% ज्यादा नहीं है। 70 to 75% जो जमीन है वहाँ पे कहीं 3 फुट कहीं 4 फुट पानी इस वक्त भी मौजूद है। तो जहाँ पानी सूख जाता है अगले महीने या 15-20 दिन के अंदर, तो वहाँ तो काश्त हो सकती है कि गंदम काश्त हो जाए, गंदम के साथ जो दूसरी फसलें इसी सीजन में होती हैं वो भी काश्त हो जाएंगी, खास करके सब्जियां भी। लेकिन जहाँ पे पानी सूखा नहीं है वहाँ पे बड़े इश्यूज हैं और वो ऐसे बहुत कम इलाके हैं, तकरीबन 20-25% ऐसा इलाका है जहाँ वो काश्त आ सकता है, खुसूसन मीरपुर खास डिवीजन में या थरपारकर डिवीजन में, जो थरपारकर के जितने इलाके हैं या जो ऊपर वाले इलाके थे खास करके दादू जामशोरों के, जहाँ पे पानी नीचे उतर गया है। और घोटकी से लेके अगर कोटड़ी कराज तक जामशोरों या मदीन तक आए तो कच्चे के इलाके भी काफी जो हैं वहाँ से पानी नीचे उतर गया है। दरिया सिंध की जो चौड़ाई है बहुत ज्यादा है और कच्चे में भी बड़ी जो है जमीन हमारी एग्रीकल्चर है वो काश्त की जाती है। तो जब 5 से 7 लाख या 10 लाख क्यूसेक पानी आता है तो वो सारा डूब जाता है कच्चा, लेकिन इस वक्त कच्चे में 1.5 लाख पानी मौजूद है। इट मीन्स के जो 60 to 50% जो कच्चे का इलाका है उसमें भी काश्त पॉसिबल है, तो वहाँ काश्त हो सकती है। लेकिन जो जहाँ बरसाती पानी जमा हो गया है, खास करके ये जो मैंने आपको शहर बताया, दादू, सांगड़, नवाबशाह, नशर फिरोज, खैरपुर, नासन शाह, मेहड़, कंबर, शहदादपुर, लड़काना, की तरफ चले जाएं, शिकारपुर चले जाएं, इन इलाकों में जहाँ पानी जमा हो गया है वहाँ पे काश्त काफी मुश्किल है। और ये उम्मीद इस पे लगाई जा रही है कि जितनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो इससे ही पानी रहेगा तो फिर वो काश्त के काबिल होंगे। ठीक है, मेरे एक दो और सवाल हैं। ये बताइएगा कि जो इस वक्त सामान आ रहा है और बाहर से भी आ रहा है इमदादी सामान, तो ये बताइएगा उसकी तकसीम का क्या सिलसिला है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो पहला तखमीना लगाया गया था वहाँ पे अब हमने देखा कि ज्यादातर जो टेंट्स हैं वो टेंट्स की बड़ी तादाद हमें नजर आई और राशन की भी। खसूसी वो जो है एक गवर्नमेंट का सिस्टम बना हुआ है को डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू और NGOs के थ्रू जो बाहर से भी इमदाद हमें आ रही है, बाहर ममालिक से दोस्तों से बहुत सारी इमदाद आ रही है। खेमे